नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा में वक्ताओं ने देश में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका विश्लेषण किया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। दोस्तों, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी को चक्कर में डाल दिया है। जी हां, नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी को चक्कर में डाल दिया है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि नीतीश कुमार उसके साथ बने रहेंगे या नहीं। अब तक बिहार में नीतीश बीजेपी को उलझा रहे थे और इस बार उन्होंने मणिपुर में खेल कर दिया है। यानी अभी तक तो बीजेपी का खेल जो चल रहा था, यानी नीतीश कुमार का जो खेल चल रहा था बीजेपी के लिए उलझाने वाला, वो खेल बिहार में चल रहा था, लेकिन अब मणिपुर में खेल कर दिया है नीतीश बाबू ने। इधर राहुल गांधी भी अब बीजेपी को फिर से चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अभी उनकी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में अभी से थोड़ी देर पहले चुनावी सभा है और अभी कुछ दिन दिल्ली में ही राहुल गांधी लगातार प्रचार करने वाले हैं। और इसके साथ ही 5 दिन बाद 27 जनवरी को महू में होने वाली जो जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली है, उसको लेकर भी बीजेपी डरी हुई है। लेकिन फिलहाल उसके लिए डर का बड़ा कारण नीतीश कुमार बने हुए हैं। आपको बता दूं कि आज खबर आई कि जेडीयू ने मणिपुर की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर जेडीयू के अध्यक्ष क्षेत्रम युम वीरेंद्र सिंह, जो चिट्ठी आप देखिए, वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को खत लिखकर दावा किया कि जेडीयू भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात दोहरा रही है और पार्टी के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर विपक्ष की बेंच पर बैठेंगे। लेकिन बाद में इस खबर का न केवल खंडन आया, बल्कि जेडीयू ने क्षेत्रम युम वीरेंद्र सिंह को अनुशासनहीनता के लिए बर्खास्त ही कर दिया। यानी अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, वहां के जेडीयू अध्यक्ष को। अब जेडीयू कह रही है कि वो मणिपुर और केंद्र दोनों जगह बीजेपी के साथ है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी इस चिंता से मुक्त नहीं हो पा रही है कि नीतीश कुमार उसके साथ कोई खेला नहीं करेंगे। वहीं नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि बीजेपी उनकी कुर्सी छीन सकती है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहा है। आरजेडी ने इस पर ट्वीट कर तंज भी कसा है। लेकिन आइए जरा सुन लेते हैं दिलीप जायसवाल ने कहा क्या था। आरजेडी के ट्वीट को भी समझेंगे, लेकिन तंज कसा है आरजेडी ने। दिलीप जायसवाल ने कहा क्या, जरा का जिक्र कर रहे हैं जेडीयू बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल। लेकिन दिलीप जायसवाल जब परिचय दे रहे हैं नीतीश बाबू का, तो वो उनको उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब उनकी जुबान फिसली है या वो सच में ऐसा कह रहे हैं, बिना जुबान फिसले जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं, यह पता नहीं। लेकिन नीतीश के लिए खतरे की घंटी बजी तो उन्होंने मणिपुर में बीजेपी को चेतावनी दे दी। आखिर नीतीश की मर्जी के बिना कोई भी चिट्ठी, चाहे वो मणिपुर का अध्यक्ष हो या बिहार का अध्यक्ष हो, वो कैसे किसी राज्यपाल को भेज सकता है। राज्यपाल को मणिपुर में जेडीयू का अध्यक्ष अगर चिट्ठी लिख के कह रहा है कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, तो यह छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। वैसे जीतन राम मांझी भी अब बीजेपी का साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बगावती तेवर कल दिखाए थे वो जाहिर करता है कि एनडीए में दरारें इतनी आसानी से नहीं भरी जा सकती हैं। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाकर फिलहाल एनडीए की दरारों को छिपाने का काम कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन उसे भी उजागर कर रहा है। आज ही योगी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में हुई और यह भी मजेदार है दोस्तों। आज 22 तारीख है और इसी 22 तारीख को 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और इसी 22 जनवरी के बारे में कह रहे थे मोहन भागवत कि सच्ची आजादी जो है वो 2024 के इसी 22 तारीख को मिली थी। लेकिन जब आज 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक होती है तो प्रयागराज में करते हैं। आखिर क्यों उसे अयोध्या में नहीं किया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन खैर, योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्रियों ने आज संगम में डुबकी भी लगाई है इसी मौके पे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए हैं। आइए अखिलेश यादव को सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ सवाल उठाए। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ है इस पिटारे में, सुनिए समझिए। लेकिन पहले अखिलेश यादव को सुनिए। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट की बैठक हो रही है, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग मन से
और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। सर 31 को सेशन शुरू हो रहा है, उसमें वक्फ अमेंडमेंट को जो ज्वाइंट जेपीसी थी वो सामने रखेगी। कल भी लखनऊ में मीटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें जमीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी जिले की आप रजिस्ट्रियां चेक कर लो, और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि लखनऊ की जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, अयोध्या जैसी धार्मिक धरती, प्रभु श्री राम की धरती, वहाँ की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लें, गोंडा तक की चेक कर लें। सबसे ज़्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की ज़मीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं, ये विवाद ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं ख़त्म करना चाहते। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेकर राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। सर दिल्ली कब जा रहे हैं चुनाव? तो सुन रहे थे आप यहां अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने बीजेपी के इरादों को जनता के सामने उजागर कर दिया है दोस्तों कि कुंभ के बहाने हिंदू वोटों को बटोरने और धार्मिक कार्य की जगह राजनीति करने की चाल बीजेपी ने चली है। इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बीजेपी की संविधान विरोधी नीतियों और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले फैसलों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो दिल्ली में इस बार जिस तरह मोर्चा खोला है, उसमें कांग्रेस के दमदार प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो उधर नीतीश बाबू की पार्टी ने मणिपुर में किया और उसके बाद यू टर्न लिया, उसके मायने भी समझेंगे। और क्या नीतीश बाबू अपना दमखम बिहार से लेकर मणिपुर तक ये सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मसले पर जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा है जरा इसको देख लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जरा जयराम रमेश के ट्वीट को देखिए। ट्वीट में लिख रहे हैं जयराम रमेश की आज जेडीयू ने मणिपुर में भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। कल इसने यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया था, जिसे मोदी सरकार सभी विश्वविद्यालयों में शीर्ष पदों पर होने वाली नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए लाई है। क्या ये राजनीतिक जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं? एक बहुत बड़ी बात यहां पूछ रहे हैं जयराम रमेश कि एक तरफ मणिपुर में भाजपा सरकार से यानी एनडीए की सरकार वहां से समर्थन जेडीयू वापस ले रहा है, और दूसरी तरफ कल यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उसका विरोध भी जेडीयू ने किया है। तो क्या ये, और जिसमें सभी विश्वविद्यालयों में शीर्ष पदों पर होने वाली नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए लाई गई है, यानी वहां पर आरएसएस और अपने लोगों को बैठाने के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है। जो बातें वही आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या ये राजनीतिक जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं? क्या राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आ रहा है? ये यहां बात कह रहे हैं जयराम रमेश। जेडीयू अंदर खाने क्या कुछ कर रही है ये, और नीतीश बाबू इसमें क्या करने जा रहे हैं। तो चर्चा करेंगे कि किस तरह नीतीश के कारण एनडीए में मचा है घमासान और राहुल गांधी के मोर्चा संभालने से कांग्रेस में पड़ रही है नई जान। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दोस्तों यह भी बता दूं कि अभी से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी इसी दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और वहां हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, वहां की गतिविधियां दिखाएंगे कि दिल्ली में जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो क्या चल रहा है, उससे पहले वहां का आलम क्या है, वहां के लोग जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, और ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे तमाम साथियों से आपका स्वागत करवाता हूं जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। देखिए 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तेकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले उनका भी। और चलेंगे उधर भी, दिल्ली के सदर बाजार में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, वहां भी चलेंगे। और जैसे ही राहुल गांधी आते हैं और हमारा कनेक्शन हमारे सहयोगी से होता है, वैसे ही हम आप तक पहुंचेंगे। लेकिन शकील जी, जो कुछ जेडीयू की तरफ से हो रहा है, जो कुछ जयराम रमेश कह रहे हैं, इन सब पे पहले चर्चा, क्या कहा जाए? हम एक बात बताते हैं आपको, जो भी आपने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ में कैबिनेट की मीटिंग हुई, ठीक है। समस्या सबसे बड़ी यह है कि बीजेपी कुछ भी अपना मौलिक नहीं कर पाती है, कुछ भी अपना नया नहीं कर पाती है, हर चीज की वो कॉपी करती है।
8 जनवरी 1988 1988 प्रयागराज में, उस टाइम इलाहाबाद कहा जाता था उसको, महाकुंभ में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक करी थी। वो काम जो है कांग्रेस पहले ही कर चुकी है वहां पे जी। और ये जो है आज वहां पे उसी तरह कर रहे हैं। जैसे अभी बोला था कि जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, राजनाथ सिंह, ये ओरिजिनल किसके लिए कहा गया था? ओरिजिनल बराक ओबामा ने कहा था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। अब उसकी कॉपी कर करके वो कभी मोदी जी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे लगाते रहते हैं। ओरिजिनल उस टाइम के अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद नहीं कहा कि राजनाथ सिंह जी मोदी जी के बारे में कह दें। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कहा था। तो हमने आपको ये बताया कि प्रयागराज में कांग्रेस विधानमंडल की पूरी बड़ी बैठक कुंभ के दौरान कांग्रेस ने करी थी, जो कांग्रेस पे तमाम तरह के आरोप लगाते। दूसरी बात, आपने अभी कहा बिहार का जिक्र किया। देखिए, बिहार हो या महाराष्ट्र हो या कहीं हो या केंद्र सरकारी हो, इनकी यह सब होना ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं तो आपको कोई एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना होता है जी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। क्या आज तक मोदी जी ने बनाया? क्या बिहार में वो है? क्या महाराष्ट्र में वो है? नहीं। तो जो है दूसरे दलों की इच्छाएं जो होती हैं, आकांक्षाएं जो होती हैं, वो तो सामने आएंगी, जो किसी को नहीं मालूम कि क्या करना है क्या नहीं करना। जयराम ने आज बहुत बढ़िया बात बोली है ये कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध। यूजीसी के नए नियम क्या है? ये उच्च पदस्थ क्षेत्रों में वहां पे मनमानी नियुक्तियों का रास्ता खोल रहे हैं। ये यूजीसी के अंदर, यूजीसी के अंदर अपने लोगों को भर्ती करने के लिए उन्होंने नियमों में चेंज किए हैं। जेडीयू में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने उसको पढ़ा और उसका विरोध किया, नीतीश कुमार को बताया कि देखिए साहब ये हो रहा है। अब वही समस्या है कि नीतीश कुमार हो चाहे जीतन राम मांझी हो, उन्हें उसका हित देखना पड़ते हैं जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। नीतीश कुमार कुर्मियों के सबसे बड़े लीडर हैं, बिहार के नहीं देश के। और कुर्मी जो है पिछड़ों में एक सबसे पढ़ा लिखा समुदाय है, उसके लोग बहुत शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं। अब अगर ये नए नियमों के तहत उन्हें जगह नहीं मिलेगी, मनमानी होगी, भेदभाव होगा, तो नीतीश को बोलना ही पड़ेगा। तो यह सबसे बड़ी समस्या है जिसका समाधान मोदी जी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोदी जी जो है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छाओं से सरकार चलाते हैं। जिस एक शब्द का हमने जिक्र किया, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आप देखते होंगे 2004 से 14 तक रोज अखबारों में यही चलता था जी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पे एक कार्यक्रम होता है, सारे दल बैठ के बनाते हैं कि भाई इन इशू पे हमारी सरकार काम करेगी और बाकी जो बहुत सारे इशू हैं उन पे हम नहीं जाएंगे। जब हमारी अपनी पार्टी आएगी, हमारा अपना बहुमत होगा, तो हम उन इश्यूज पे बात करेंगे। लेकिन अभी जब हमको बात करना है तो गठबंधन के सबके हितों को देखते हुए बात करना है जी। तो ये जो है मणिपुर का डेवलपमेंट बहुत बड़ा है और इसको कांग्रेस ने समझा है। कांग्रेस में इस पर चर्चा हो रही है कि ये मोदी जी को तोहफा है। मोदी जी खुद तो वहां जा नहीं रहे हैं, लेकिन वहां से उनके लिए ये तोहफे आते चले जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या ये है, मोदी जी सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान की जो उन्होंने आग भड़काई है उसमें लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी अमेरिका में हिंदुस्तानियों को निकाला जा रहा है बाहर। हिंदुस्तान के वही लोग वहां जाके मोदी मोदी करते थे, वही लोग थे वो सारे। कैसे वापस आएंगे वो? क्या अमेरिका अपने खर्चे पहुंचाएगा? क्या भारत से उसका खर्चा मांगेगा? अवैध प्रवासी हैं, तुम्हारे यहां से आए हैं, बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। वहां ये कहते हैं कि हम तो साहब विश्व गुरु हैं। अरे विश्व गुरु होते तो अभी तक तो कोई बयान आ चुका होता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये हमारे आदमियों ने आपकी इकोनॉमी में इतना योगदान दिया है, साइंस में, शिक्षा में, अर्थ जगत में, आप कैसे निकाल रहे हैं? और यह कानून 100 साल से ज्यादा पुराना है कि जो अमेरिका में जन्म लेगा बच्चा उसको अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। इसका भी विरोध नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा ना, सबसे ज्यादा
भारतीय वहां लाइन में लगे रहते थे कि हमारा बच्चा अमेरिका में पैदा हो जाए और हमें अमेरिकी। जी शकील जी, इन सब पे बात करेंगे, शकील जी इस पे बात करेंगे अमेरिका में और क्या चल रहा है ट्रंप के साथ, क्या संबंध हो रहे हैं, रिश्ते कैसे सुधरेंगे बिगड़ेंगे, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर क्यों बिहार में नीतीश बाबू जो हैं वो, जिनकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, और आज मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी जो है जेडीयू, उसने समर्थन वापस लिया, चिट्ठी लिख के दे दी सीधे राज्यपाल को कि हमारे एक विधायक जो अब विपक्ष के बेंच पर बैठेंगे, लेकिन उसके बाद उनको यू टर्न ही न लेना पड़ा बल्कि उनको बर्खास्त भी कर दिया गया। आखिर क्या कारण है? आखिर क्या यहां सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? और कैसे दूसरी तरफ यहां हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो भी सत्ता पक्ष को घेरने की जुगत में लगा हुआ है। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप मणिपुर के डेवलपमेंट को? और डेवलपमेंट हिंदुस्तान के अंदर और भी बहुत कुछ है, आपका नजरिया। देखिए, मणिपुर में जो हुआ उसके पहले जरा अभी आपने एक बाइट सुनाई, डिप्टी सीएम कह दिया जी नीतीश कुमार को, तो डिप्टी सीएम तो एकनाथ शिंदे भी हैं, वो भी कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये क्या नीतीश कुमार को, चाहे उसको गलती से कहा जाए या स्लिप ऑफ टंग कहा जाए, लेकिन क्या उनको ये संदेश दिया गया है कि अब एकनाथ शिंदे का जो बायोडेटा है वो आपका भी होगा? तो एक दूसरी बात ये कि देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार की रजामंदी से हुआ या एक मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया गया कि एक एमएलए है, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया, सस्पेंशन कभी रिवोक हो जाएगा। लेकिन उस सस्पेंशन में एक बात राजीव जी ये आती है, एक तो संदेश तो उन्होंने दिया, लेकिन एक बात दूसरी आती है, नीतीश कुमार दावा करते हो, ये दावा सच भी है कि नीतीश कुमार को बिहार के इलेक्शंस में महिलाओं का अच्छा समर्थन मिलता है। मणिपुर में अब वो उस सरकार के पक्ष में खड़े हैं जहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके वीडियो चलाए गए जी। वो वीडियो पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, शर्मसार हुआ, जहां वायलेंस अभी तक रुके नहीं, 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया। तो नीतीश कुमार अगर उनको अपने जेडीयू के वहां के प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने सस्पेंड किया, तो ये भी साफ करना चाहिए कि मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह की सरकार को लेकर उनका रुख क्या है, साथ में खड़े वो। दूसरी बात की जो शकील जी बात कहते हैं, यूजीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, और पूरे देश से भी ज्यादा एनडीए के अंदर भी मचा हुआ है। केवल जेडीयू नीतीश कुमार नहीं, टीडीपी के अंदर भी, टीडीपी के नेता भी इससे नाखुश हैं कि यूनिवर्सिटी को आरएसएस का एक अड्डा बनाने का पूरा मुहिम चल रही है, और उस यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता उसमें जाएगी, खोएगी अपनी स्वायत्ता, प्लस जो स्टेट का जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, जो राज्यों के अपने अधिकार क्षेत्र है, उसका भी अतिक्रमण है। अब टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू साहब तो अभी गए हुए हैं दावोस, इसलिए उनकी राय सामने नहीं आ रही। उनके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वो जब लौट कर आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। केरल की विधानसभा ने कल ही इस पे प्रस्ताव पारित कर दिया, तमिलनाडु ने प्रस्ताव पारित किया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से अपील भी की, इसका विरोध कीजिए। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो बड़ा मुद्दा है, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट, ये एनडीए के अंदर एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और अगर इस पे मोदी साहब अड़े रहे आरएसएस के दबाव में कि उनके लोगों को वाइस चांसलर बनवाना है, तो हो सकता है कि उनको इसकी पॉलिटिकल कीमत भी चुकानी पड़े, क्योंकि ये मुद्दा इतनी आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है। दूसरी बात की जो दिल्ली की बात है राजीव जी, दिल्ली में जो अभी हम तस्वीर देख रहे हैं
अब दिखा रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले, दिल्ली में राहुल गांधी करेंगे। दूसरी बार में मैं आऊंगा तो दिल्ली के इलेक्शन पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यूजीसी का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, ये अब एनडीए के अंदर एक भूचाल पैदा करने वाला। और दूसरी बात कि अमेरिका में जो होगा वो भी जब वहां से लोग आना शुरू होंगे तो पॉलिटिकल हलचल यहां भी मचेगी। बिल्कुल। और वो जो लोग वहां से भेजे जाएंगे वापस, तो उसका भी पॉलिटिकल झटका यहां भी महसूस होगा। अब की बार ट्रंप सरकार जो आई है, अब की बार ट्रंप सरकार, जब मोदी जी ने कहा था वहां जाके, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार कुछ नए तेवर में आई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार कुछ नए तेवर में आई है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में जो चल रहा है पहले उससे क्या संभल पाएंगे नरेंद्र मोदी? ट्रंप और बाकी चीजें, विदेश की चीजें तो बाद की हैं, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में जो चल रहा है उससे कितना संभलेंगे? जीतन राम मांझी, परसों आपने उनकी एक बाइट सुनी थी, फिर कल उन्होंने कहा कि लगता है कि अब कैबिनेट छोड़ना होगा, लेकिन आज वो यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने आज यू टर्न ले लिया और वो कह रहे हैं कि नहीं, वो चूंकि फ्लाइट छूट जाती इसलिए कैबिनेट छोड़ने की मैं बात कर रहा था। लेकिन कल की जो बाइट है बहुत महत्वपूर्ण है, जरा उस बाइट को मैं चाह रहा हूं कि सुना दिया जाए कि कैसे कल जीतन राम मांझी ने जो अपनी बात कही थी, और उस बात को, उनकी बातों को सुन के आपको साफ समझ में आएगा कि कह क्या रहे हैं। एक प्रेशर पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि मोह भंग वाली पॉलिटिक्स नजर आ रही है। लेकिन अब थोड़ा सा यहां वो भी रुकते हुए नजर आते हैं, जैसे नीतीश बाबू की पार्टी मणिपुर में पहले सीधा का सीधा हमला बोलती है अपने ही गठबंधन पे यानी एनडीए पे, और उसके बाद फिर यू टर्न ले लेते हैं। क्या कारण है कि अब जीतन राम मांझी भी यू टर्न ले रहे हैं? पलटी मार सब लोग बिहार में वैसे ही है क्या? हर पार्टियां पलटी मारने में यहां वो माहिर है क्या? लेकिन राम मांझी को आपने पूरा सुन लिया कि कह क्या रहे हैं, और इसके बाद वो पलट गए तो खैर, लेकिन इनकी बातों से क्या समझ में आता है? इनकी बातों से साफ समझ में आता है कि ये जो चाह रहे हैं वो कह रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स है यही, जिसमें आज सच को कल झूठ बोलना, कल झूठ बोलते हैं उसको परसों सच बताना, यही पॉलिटिक्स है और यही हम लोग बचपन से देखते सुनते आए हैं। लेकिन क्या इसी हिसाब से ये पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी? थोड़ी देर बाद इधर दिल्ली में राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उधर भी चलेंगे। हमारे साथ हेमंत कुमार जी भी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। माफी चाहूंगा। और अमलेंदु जी, जरा आपके पास आऊं, कैसे देखते हैं आप जीतन राम मांझी से लेकर नीतीश कुमार तक? वो सब यही इशारा है, साफ तौर पे इशारा है कि अब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बस अवसर तलाशे जा रहे हैं। आपदा का जो किया जा रहा है इंतजार कि आपदा आए तो उसमें अवसर तलाशे जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी आपदाएं खुद तैयार कर रही है कि उसमें जो है लोग अपने अवसर तलाश लें। क्योंकि आपदा जो तैयार की जानी, राजीव जी, अब देखिए कई मसले हैं जिन पे आमने सामने आ चुके हैं। अब नीतीश कुमार की कल हम लोगों ने चर्चा की, 32 पेज की आ गई। अब जो इस पे है यूजीसी वाला मसला, इस पे राजीव रंजन प्रसाद जो उनके प्रवक्ता हैं वो खुलकर इस पे विरोध प्रकट कर रहे हैं, ने भी उसकी चर्चा करी। तो यानी ये जो चीजें आ रही हैं, इससे एक तो चीज साफ तौर पर समझ में आ रही है कि यहाँ जो चल रहा है इनके अंदर एनडीए में, वो सब कुछ ठीक ठाक बिल्कुल भी नहीं है और गड़बड़ झाला सब चल रहा है। अब पलट गए हैं ये अपने मांझी जी, तो समझ सकते हैं कि मांझी जी को जाहिर सी बात है कि दबाव होगा। अब दबाव डाल रहे थे, पहले मांझी जी औकात समझा रहे थे तो ऊपर से औकात समझा दी गई होगी कि भाई आप औकात में रहो, तो हो सकता है ऐसे कह दिया गया ऊपर से भी कि भाई औकात में रहो मांझी जी, ज्यादा मत निकलो बाहर। तो मांझी जी पलट गए, वरना कल तक तो वो औकात समझा रहे थे सबको कि हम औकात समझा देंगे बिहार में। तो अब बिहार में औकात अगर नहीं समझा पा रहे हैं और नीतीश कुमार जो है वो मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार के साथ खुलकर खड़े हो जाते हैं, तो साफ तौर पर ये जाहिर है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी जो है और उसके पाप के भागीदार अकेले नरेंद्र मोदी नहीं है, उसमें पाप के भागीदार जो है वो नीतीश कुमार भी है, क्योंकि नीतीश कुमार खुलकर खड़े हो गए। चलिए चंद्रबाबू नायडू को एक बार को इसलिए माफ किया जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का वहां कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का एक विधायक वहां है मणिपुर में, और अगर वहां का अध्यक्ष आपका मणिपुर की सरकार से समर्थन वापस लेता है और आप उस अध्यक्ष को ही हटा देते हैं, तो इसका मतलब पाप के आप भागीदार हैं। आप देखिए राजीव जी की जो भारतीय जनता पार्टी की एक और सहयोगी जो है दूसरी उनकी संगमा वाली पार्टी, उसने भी तो समर्थन वापस ले लिया है मणिपुर में
बीजेपी की सरकार से। तो जब वो समर्थन वापस ले सकते हैं तो नीतीश कुमार को आखिर क्या परेशानी थी कि आपने अपने मणिपुर के अध्यक्ष को बदल दिया? यानी नीतीश कुमार दोहरा खेल जो खेल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पा रही है कि नीतीश कुमार असल में कहां तक साथ है और कहां चले जाएंगे। एक तरफ आप अपने मणिपुर के अध्यक्ष को बर्खास्त कर देते हैं, दूसरी तरफ आप सरकार को 32 पेज की चिट्ठी लिख देते हैं, उधर यूजीसी का जो संशोधन है उस पर आप सवाल उठा देते हैं। तो ये सब चीजें जो हो रही है तो ये नीतीश कुमार असल में साफ संकेत दे नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी ये तय नहीं कर पा रही है कि नीतीश कुमार को कहां तक लेकर साथ चले। लेकिन जो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं राजीव जी, वो दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से कहा जाए ये भविष्य का संकेत दे दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो नीतीश कुमार को 12वीं के बाद हाई स्कूल करा दिया जाएगा और एकनाथ शिंदे बना दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है डिप्टी सीएम नीतीश कुमार। तो यह जुबान फिसलने का मामला नहीं है राजीव जी कि नीतीश कुमार के लिए मुंह से डिप्टी सीएम निकल जाए। ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है और ये साफ इशारा किया गया है नीतीश कुमार को भी कि नीतीश बाबू आपके साथ हम वही करेंगे जो हमने एकनाथ शिंदे के साथ किया है। तो ये नीतीश बाबू को तय करना है कि वो एकनाथ शिंदे बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, नीतीश बाबू जाने। लेकिन फिलहाल नीतीश बाबू इतने ज्यादा राजीव जी अविश्वसनीय हो गए हैं कि ना इंडिया गठबंधन उन पर भरोसा कर सकता है ना एनडीए उन पर भरोसा कर रहा है। तो नीतीश बाबू ने अपनी स्थिति खुद पैदा की है। तो अभी भी अगर नीतीश बाबू को कुछ समय रहते फैसले देने हैं तो राजनीति में स्थिरता एक चीज होती है, कम से कम वैचारिक स्थिरता तो होनी ही चाहिए आपकी कि आप खड़े किस पाले में हैं, यानी आपकी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर। ये सवाल जो नीतीश कुमार से है कि अगर आप खुद को कहते हैं साहब हम तो सेकुलरवादी हैं और हमारे यहाँ दंगे हमने नहीं होने दिए और लोग यहाँ कुछ करते रहते थे, लेकिन मणिपुर में तो आप खड़े हुए हैं बीरेंद्र सिंह के साथ में खुलकर, एकदम खुलकर आप सामने आ गए हैं। तो इसका मतलब कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो अब पॉलिटिक्स उस पर सवालिया निशान है और नीतीश कुमार को भी बताना पड़ेगा कि आखिर वो खड़े किस पाले में है और बीजेपी को भी ये तय करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार उसके साथ कहां तक है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को यह तय करना पड़ेगा कि नीतीश बाबू आखिर कहां तक हैं। जरा हेमंत जी के पास आना चाहता हूं। हेमंत जी, आप कैसे देखते हैं और यह बड़ा अजीबोगरीब घटना है कि प्रदेश का अध्यक्ष जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष मणिपुर में चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को दे देता है और सोशल मीडिया पर जारी भी कर देता है प्रेस रिलीज और उसके बाद फिर यू टर्न लेता है। आखिर कौन सा दबाव है? धन्यवाद राजीव जी। मणिपुर का जो प्रकरण है वो ये दिखाता है कि जेडीयू में, जो मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि जेडीयू में नीतीश जी की जो पकड़ है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो उसका नतीजा इस रूप में सामने आ रहा है कि जिसको जो मन में आ रहा है वो निर्णय ले रहा है। उधर बीरेंद्र सिंह ने निर्णय लिया, उसके बाद इधर से जो इनके मुख्य प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने बयान दिया कि वो उनको हटा दिया गया अनुशासनहीनता के आरोप में और समर्थन जारी वहां रहेगा, एनडीए की सरकार है मणिपुर में। तो ये मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी जेडीयू के भीतर जो एक खींचतान जो चल रही है वो है ही, और वो खींचतान बीजेपी से के रिश्ते को लेकर के है। जो जेडीयू के भीतर जो एक समूह है, जो मनीष वर्मा का समूह है, वो बहुत तल्ख है इस मामले को लेकर के, और इन लोगों को लग रहा है कि नीतीश जी के साथ जो एक दूसरा समूह जो है वो खेल कर रहा है, वो बीजेपी के साथ मिल करके। और उसका मुजाहरा आपने देखा दिल्ली में, जो संजय झा के यहाँ जो भोज हुआ था उसमें अमित शाह आए थे। अब बताइए कि संजय झा आज की तारीख में जेडीयू के केंद्रीय चेहरा बनते जा रहे हैं। उन्हीं के यहाँ दो बार अमित शाह आए। अमित शाह ने आज तक या बीजेपी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने आज तक ये नहीं कहा, जिस बात को लेकर नीतीश कुमार नाराज और बीमार हो गए हुए थे कि हाँ नीतीश जी ही अगले चुनाव में हमारा चेहरा होंगे। तो ये सब जो दिखा रहा है, ये साफ है कि एक असंतोष भीतर में बहुत जोरदार है, और इसका नीतीश जी का चिट्ठी लिखा जाना, मणिपुर का जो प्रकरण है वो आना, और इधर लगातार जो संजय झा के यहाँ जो भोज जो हो रहा है, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि नीतीश जी को लेकर के बीजेपी की जो प्लानिंग है, जो नीतीश जी को शिंदे बना देना है, नीतीश जी को उनको पिछले चुनाव में जिस तरह से पार्टी नंबर 3 बना दिया गया पार्टी नंबर 1 से, वो अब इस बार उनको साफ करने की योजना है। तो उस योजना के तहत ये सारी चीजें हो रही है। बीजेपी इसमें एक तरह से मजे ले रही है। अब ये है कि बीजेपी इस
जेडीयू के भीतर का जो आपसी खींचतान है, उस खींचतान से कितना फायदा उठा पाती है वो इस रूप में कि खास करके जो उनके नीतीश जी के जो सांसद हैं, उसमें तो एक तरह से बीजेपी का उस पर एक तरफा कब्जा है और उसमें से बहुत कुछ हिलने डुलने वाला मुझे लगता है कि नहीं है। लेकिन जो बीजेपी जेडीयू के भीतर का जो मनीष वर्मा वाला जो खेमा है, वो खेमा चाहता है कि नीतीश जी को लेकर के जो लोग उनके साथ ये तमाशा कर रहे हैं, उनको एक तरह से किनारे लगाया जाए और ये पार्टी के भीतर जो खींचतान चल रही है, इसका असर मुझे लगता है कि बीजेपी से रिश्तों को लेकर के साफ साफ होगा। और इसमें इस पूरे प्रकरण से आप जीतन राम मांझी वाला प्रकरण भी जोड़ करके देख लीजिए, वो अलग नहीं है। जीतन राम मांझी एक नए किस्म के मौसम वैज्ञानिक हैं और उन्होंने इन चीजों को भांप लिया है और उनका जो बयान है वो काफी तल्ख है और वो कहीं न किसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जो अंदर खाने की खबर है कि जीतन राम मांझी से लालू जी की कई दफे बातचीत हुई है और वो हो सकता है कि उनका मन जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर के बदल रहा है, क्योंकि उनका जो आकलन है, उस आकलन के हिसाब से ये चीजें अब बिहार में विधानसभा चुनाव का जो पूरा जो सीन बनता बीजेपी है उसके लिए बहुत अधिक सुखद स्थितियां नहीं रहने वाली है। इसको लेकर के उनके पुत्र से भी उनका ये जो संतोष सुमन है, जो मंत्री हैं सरकार में, उनके साथ भी एक तरह से तलखी है जीतन राम मांझी की। तो ये कुल मिलाकर के जो एनडीए में जो ये जीतन राम मांझी हो, नीतीश जी का खेमा है और नीतीश जी के पार्टी के भीतर जो खेमेबंदी है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि रिश्तों में अब एक तरह से खिंचाव और दरार बढ़ने वाली है। और मणिपुर का जो प्रकरण है वो उसको ऐसा नहीं है कि वो कोई क्लैरिकल गलती हो गई है जिसको कि सुधार लिया गया है, वो एक तरह से पार्टी के भीतर में एक विद्रोह ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पार्टी के भीतर विद्रोह की बात, और ये साफ यहाँ जो हम जिस ढंग से देख रहे हैं वो साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी बहुत कुछ हम आने वाले समय में देखने वाले हैं, ऐसा माना जाए। लेकिन इधर तैयारियां राहुल गांधी की भी चल रही हैं। राहुल गांधी के बारे में भी अब थोड़ी देर बाद और बात करेंगे। जल्दी से आना चाहता हूं शकील जी, जरा विपक्ष की बात करना चाहता हूं आपसे। 1 मिनट इधर हमारे दोनों साथी, जहां राहुल गांधी की सभा होनी है, हमारे दोनों साथी मानसी और इकरार दोनों जुड़ गए हैं, दोनों के पास आते हैं। मानसी, आप सुन पा रही हैं हमको? मानसी सुन पा रही हैं? आवाज मानसी की नहीं आ रही है यहां, जरा आवाज। जी 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 राजीव जी, सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, जरा ये बताइए क्या तैयारियां चल रही हैं और राहुल गांधी कब तक आने वाले हैं? क्योंकि आज पहली दफा, हालांकि इससे पहले एक बार राहुल गांधी ऑलरेडी दिल्ली के ही सीलमपुर में सभा कर चुके हैं, लेकिन अब आज यहाँ पर सदर बाजार में वो सभा करने जा रहे हैं। और एक गैप के बाद कांग्रेस के बीच, जब वहां पर क्योंकि कांग्रेस के समर्थक होंगे, उन लोगों से आपकी बात हुई होगी, और क्या माहौल है, कब तक राहुल गांधी आ रहे हैं? जी आपको बता दूं राजीव जी कि राहुल आ चुके हैं और राहुल को लेकर लगातार यहाँ पर काफी ज्यादा तैयारियां देखी गई थी और महिलाओं में काफी ज्यादा हमने देखा कि उत्साह था महिलाओं के अंदर, क्योंकि महिला यहाँ पर काफी ज्यादा थी। युवाओं की बात करें तो युवा भी थे और युवाओं को एक उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी जो है युवाओं की मुद्दे उठाते हैं, रोजगार के मुद्दे उठाते हैं, और उनका कहना ये है कि वो आम आदमी पार्टी हो और बीजेपी उनसे त्रस्त हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब बदलाव आए। और अब आपको बता दें कि राहुल गांधी बस आ ही चुके हैं। राहुल गांधी आ चुके हैं, लेकिन जरा इकरार से भी बताइए क्या कह रहे हैं। इकरार, आपने भी बातचीत की होगी लोगों से, जरा आप भी बताइए कि यहाँ माहौल क्या है, दिल्ली का चुनाव आखिर जा किधर रहा? हम 2025 के चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। इकरार जी, आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली का माहौल, और यहाँ पर आपने भी रिपोर्टिंग की है, यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं? मानसी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि फारूक जरा ये भीड़ दिखाइए, फारूक पीछे से आप भीड़ दिखाइए और आगे की भीड़ दिखाइए। करीब ये 1.25 किलोमीटर के आसपास का एरिया, एक तरीके से आप समझ लीजिए 700 से लेकर 800 मीटर का ये एरिया, करीब 1.25 किलोमीटर का, जहां भीड़ है। ऐसी दिल्ली के अंदर जो सभा है राहुल गांधी की,
वो इस ऐसे वक्त पर हो रही है जब लोग ये कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर ये भीड़ लोग देखेंगे तो लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी दूरी पे हम कहाँ यहाँ से वहां तक खड़े हैं। यहाँ महिलाओं का अलग से बॉक्स बनाया हुआ, महिलाएं बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, किस तरीके से आपने महिलाओं से बात की, जो कांग्रेस की योजना है उन सब योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पहले सीलमपुर में राहुल गांधी की रैली हुई थी उस रैली से भी ये ज्यादा भीड़ है। मैं आपको बता दूं सदर बाजार ये विधानसभा क्षेत्र है, इसके आसपास की जो विधानसभाएं लगते हैं वो सभी प्रत्याशी है वो यहाँ आए हुए हैं। और सदर बाजार आप जानती हैं कि एशिया की सबसे बड़ी थोक मार्केट है, जो कि काफी व्यापारी लोग हैं, वहाँ सब तरीके के मुस्लिम आबादी भी है, साथ ही जो बनिया कम्युनिटी है वो काफी बड़ी संख्या में है। तो ये जो विधानसभा है उस विधानसभा के साथ साथ आसपास की जो विधानसभा है वहां पर इसका असर देखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि विभिन्न विधानसभाओं से ये हमने लोगों से पूछा कि कहां से लोग आए हैं, तो जो अधिकतर लोग हैं वो यही आसपास के लोग हैं। उन्होंने कुछ महिलाएं वो बच्चों को लेकर खुद आई ने उनसे पूछा कि भाई आप इस सर्दी में बच्चे को लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी को देखना है। तो जो एक क्रेज है राहुल गांधी का, उस क्रेज आपने लोगों से भी बात की किस तरीके से यहाँ देख रहे हैं, वहाँ ढोल नगाड़ों पे बच्चे नाच रहे थे, महिलाएं नाच रहे थे, आपने देखा। तो जो माहौल है वो दिल्ली में ये रैली देखने के बाद में जो भी विपक्षी पार्टियां या सत्ता वाली पार्टियां उनको जरूर ये दिक्कतें होंगी कि भाई कांग्रेस एकदम ये कहां से करंट आ रहा है। तो राहुल गांधी जो रैली है वो एक तरीके से इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जान फूंकने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां अरविंद केजरीवाल मुफ्त की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं वहीं बीजेपी ने भी की है, और उसी के काट में दिल्ली कांग्रेस है उन्होंने भी किया। आप देख सकते हैं कि प्यारी दीदी योजना 2500 रुपए वो देंगे, और उसके साथ साथ युवा उड़ान योजना उसमें आपको 8500 रुपए देंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री। तो जो कांग्रेस है वो कांग्रेस भी वो अपने आप को जो है वो बराबर में रखना चाह रही है। जहां बीजेपी अपनी तरफ से घोषणाएं कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, वहीं कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अभी कुछ दिनों बाद में प्रियंका गांधी की भी रैली होने जा रही है दिल्ली के अंदर, और आप देख सकते हैं कि माहौल किस तरीके से है। मैं फारूक से कहूँगा स्टेज पे जो तमाम जो दिल्ली प्रदेश के नेता हैं वो मौजूद है। राहुल गांधी अभी थोड़ी देर में आने वाले, इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद हैं, अभी जो है दिल्ली के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव। मैं देवेंद्र यादव के बारे में मानसी आपको बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस के ऐसे समय में कमान संभाली जब कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल डाउन थी। और उस समय वाली कमान संभालने के बाद पूरे 1 महीने वो अकेले सड़कों पर निकले, लोगों को जोड़ा उन्होंने, यात्रा निकालकर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी उसी तरीके से इन्होंने दिल्ली यात्रा निकाली, और दिल्ली यात्रा में पूरे 1 महीने ये सड़कों पर रहे, तमाम पूरी दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा घूमे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अंडर एस्टिमेट कांग्रेस को कर रही है वो अब लोग करना बंद कर देंगे। आज की इस रैली के बाद में राहुल गांधी की जो सीलमपुर वाली रैली हुई थी वहाँ लोगों ने कहा कि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ मुस्लिम ज्यादा है, इसलिए राहुल गांधी की रैली में भीड़ आई। आप ये देखिए इस इलाके में देखिए तमाम तरीके के लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ आए हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। तो बिल्कुल मानसी एक पूरा पिक्चर यहाँ पर दे रहे थे इकरार, और लंबी भीड़ बता रहे हैं। जरा आप बने रहिए, आना चाहता हूँ शकील जी आपके पास। शकील जी जरा ये बताइए आपके पास क्या खबर है? अभी हमारे दोनों सहयोगी उसी जगह पे हैं जहां अभी से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी आने वाले हैं। सभा जो है वो उसमें विलंब जरूर है, लेकिन ये एरिया वो भी सदर बाजार का एरिया, व्यापारियों का एरिया है, और यहां पर इतनी भीड़, क्या कुछ इसके क्या मायने हैं जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। राहुल गांधी का क्रेज या ये वोटों में तब्दील होते भी हम देखेंगे? देखिए, इस बार जो है कांग्रेस जिस तरह मेहनत कर रही है और खासतौर से राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित ही रूप से कांग्रेस इस बार दिल्ली के चुनाव में कुछ अलग इम्पैक्ट डालने के मूड में है। और इसीलिए राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के सारे नेताओं को, जो दिल्ली के नेता हैं, उनको एक संदेश भी दिया था, एक मैसेज भी दिया था कि यहाँ पे चुनाव जो है अगर हम अरविंद केजरीवाल से अलग होकर लड़ रहे हैं, सीलमपुर में मैं उसके ऊपर मोदी की तरह अटैक कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो दिल्ली में तो नुकसान होगा ही, पूरे देश में गलत संदेश जाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि आज जो है यहाँ पे अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, और अजय माकन दिल्ली के सबसे बड़े नेता हैं, जाहिर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ के 2 बार सांसद रहे हैं, 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, अभी कोषाध्यक्ष हैं, बड़ी पोस्ट होती है। और उन्होंने कहा कि अब हम केजरीवाल की सारी जो है जितनी भी बातों को हम नहीं बोल रहे थे, थोड़ा रोके हुए थे, अब सब बोलने की तैयारी करके आ गए हैं। तो अब ये बड़ा क्लियर हो गया है
कि कांग्रेस इस चुनाव को पूरी ताकत से और पूरी मेहनत से लड़ेगी। दोनों चीजें हैं। तो मेहनत अब कांग्रेस ने यहाँ पे शुरू कर दी है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि राहुल और प्रियंका इन दोनों की करीब 1 दर्जन रैलियां जो है यहां होंगी। देवेंद्र यादव और अजय माकन इन लोगों ने वो सारा का सारा प्लान किया है कि कहां कहां रैलियां होंगी, क्या क्या प्रोग्राम लगाए जाएंगे, कौन कौन सी पदयात्राएं होंगी। और देखिए इसमें जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि दिल्ली के अंदर से कांग्रेस जैसे जैसे धीरे खत्म होती जा रही थी, तो कांग्रेस ने ये कहना शुरू किया, ये बताना शुरू किया कि दिल्ली से खत्म होने का मतलब है हमारा देश से खत्म होना। अजय माकन ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि जब तक शीला दीक्षित यहां से 7 लोकसभा सीटें जीतती थी, हम देश में भी चुनाव जीतते थे। और जब से आम आदमी पार्टी यहां पे आई है तो विधानसभा तो उसने जीतनी है, मगर उसने लोकसभा बीजेपी को देना शुरू कर दी। और हुआ ये कि यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल और बाकी पूरे देश में नरेंद्र मोदी। तो ये आज की मीटिंग बहुत अच्छी है। दूसरी है, सीलमपुर में बहुत तल्ख तेवर थे राहुल गांधी के, और आज भी लगता है कि वो उसी तेवरों के साथ आएंगे, क्योंकि जो इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को मैसेज दिया है, जो उनके साथ मीटिंग की है, जो उन्हें बताया है, वो भी बहुत सख्त था। राहुल बहुत साफ शब्दों में राहुल ने कहा है कि आप लोग इस बात को समझिए कि अगर हम इंडिया गठबंधन की कीमत पर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं अकेले, तो काहे के लिए लड़ रहे हैं? सिर्फ कुछ लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम चुनाव कि हम 70 उम्मीदवारों को यहां चुनाव लड़ा दें। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि दिल्ली में अपना इंपैक्ट डाल सकें, दिल्ली में हम बता सकें कि हमारी ताकत क्या है, ये दिल्ली हमारी थी। और देखिए इसका असर ये हो रहा है कि आज शीला दीक्षित जो है हर एक की जुबान पर आ गई हैं। और जुबान पे ऐसे ही नहीं आ गई, बात सही है कि जो काम हुए हैं 1999 के बाद दिल्ली में और 2013 तक जो हुए, उसके बाद 11 साल से दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। सारा का सारा विकास का काम वही है, और उसे न केवल कांग्रेस तो कह ही रही है, बीजेपी भी कहती है, बीजेपी भी स्वीकार करती है। बीजेपी भी कहती है काम तो पहले हुए थे, अब तो हो नहीं रहे। तो पहले किसने किए थे? पहले शीला दीक्षित ने किए थे काम। और उससे पहले अगर काम की बात अगर ये करते हैं तो उससे पहले के काम इंदिरा गांधी ने किए थे एशियाड के दौरान। तो आज की स्थिति में कांग्रेस यहाँ पे अच्छा चुनाव लड़ रही है, अपना वोट परसेंटेज तो बढ़ाएगी, और अगर उसने पूरी मेहनत कर ली जैसा कि राहुल गांधी चाहते हैं, जान लगाए काम कर लिया, तो दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और ये बात बड़ी स्पष्ट है, हम पहले ही बता चुके हैं कि लोग ये न समझे कि कांग्रेस के ज्यादा एक्टिव होने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा और आम आदमी पार्टी के वोट कटेंगे। ना, बीजेपी के भी उतने ही वोट कटेंगे। 2020 में कांग्रेस के वोटों का एक बड़ा हिस्सा जो था वो बीजेपी के पास भी गया हुआ है। आम आदमी पार्टी के पास तो गया ही हुआ है, बीजेपी के पास भी गया हुआ है। तो वो बीजेपी से भी वापस आएगा, वो आम आदमी पार्टी से भी वापस आएगा। इसलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों इस वक्त घबराए हुए हैं, और दोनों ये नहीं चाहते कि कांग्रेस यहां पे ज्यादा मेहनत करे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पार्टियां जो हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस ज्यादा मेहनत करे, क्योंकि कांग्रेस मेहनत करेगी तो कहीं ना कहीं इन दोनों के वोट जो हैं वो शेयर जाएंगे इधर कांग्रेस पार्टी में, और उन दोनों को घाटा होगा। इसलिए दोनों चाहेंगे कि आमने सामने की फाइट हो, कांग्रेस कहीं नजर ना आए। लेकिन क्या ऐसा नजर आता है? अगर अभी जैसे सदर बाजार में हमारे जो दोनों सहयोगी मानसी और इकरार हैं, और इन लोगों ने जो वहां के लोगों से बातचीत की है, जरा सुनते हैं कि मानसी क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग कांग्रेस पार्टी को लेकर। ये सही है कि ये सब राहुल गांधी को सुनने आए हुए हैं, लेकिन बातें क्या हो रही हैं, क्या इनके विचार हैं? आप लोगों की बात हुई होगी, क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग? जी राजीव जी, यहाँ के लोगों की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों का कहना यह है कि हमें बदलाव चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कई दावे किए थे कि वो यहाँ पे सड़क की जो सड़क टूटी है उसकी परेशानी थी उसको दूर करेंगे, सड़क पे जो गड्ढे हैं उनको भरेंगे। लेकिन होता है क्या, जब भी बरसात आती है तो वो चीज वही की वही रह जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें बदलाव चाहिए, यानी कि ये कहना है कि कांग्रेस जब थी यहाँ पर तो काफी कुछ विकास के काम हुए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्री के बीज और जो सुविधाएं के नाम पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि राशन फ्री देंगे या फिर बिजली फ्री देंगे, उससे काम नहीं होने वाला है। यहाँ के लोगों में कहना ये है कि हमें बदलाव चाहिए, और राहुल गांधी के मतलब कह सकते हैं लोगों के अंदर ये उम्मीद है कि राहुल गांधी जो विकास के मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं, रोजगार के मुद्दे पर
अगर बात करते हैं उनके अंदर कोई दिखावा नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और युवाओं में काफी ज्यादा कह सकते हैं कि राहुल गांधी के अंदर उम्मीद की किरण नजर आती है। तो इकरार जी देखिए, हम लगातार यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि बदलाव चाहिए, क्योंकि शीला दीक्षित जो थी कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान तो उन्होंने कई चीजों का कह सकते हैं, कई विकास के मुद्दे किए, कई विकास किए उन्होंने। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। लेकिन अब जो पार्टियां आई है वो सिर्फ कह रहे हैं कि फीता काटने का काम कर रही है, लेकिन असल में नींव जो है शीला दीक्षित की सरकार में, यानी कि कांग्रेस की सरकार में हुई थी। मानसी देखिए, आपने जहां हम इस समय मौजूद है, इंदरलोक मेट्रो स्टेशन है, ये वही मेट्रो स्टेशन है जो शीला दीक्षित ने जिसका उद्घाटन किया था। देख सकते हैं कि जहां दिल्ली में जिस जगह भी जाओगे वहां शीला दीक्षित द्वारा काम किए गए वो फ्लाईओवर्स आप देखेंगे, वो सारी चीजें, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो शीला वाली दिल्ली है वो हमें चाहिए, वो उस शीला वाली दिल्ली को लोग याद कर रहे हैं। 26 साल हो गए भाजपा को सत्ता से बाहर हो गए, 11 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को सत्ता में आए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो दिल्ली अभी भी शीला दीक्षित को याद कर रही है कि शीला दीक्षित ने जो विकास किया था वो पीछे देवेंद्र यादव ने, अभी देखिए वो तुरंत सारी चीजें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार ने सिलेंडर पे कितना रेट बढ़ाया, और अब उन्होंने कहा कि सिलेंडर जो है वो 500 रुपए का मिलेगा। यानी खुद बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये बातें कही है कि जो सिलेंडर आज 900 रुपए का दिल्ली में मिल रहा है वो 500 रुपए का मिलेगा अगर उनकी सरकार आई तो सेंटर में तो उनकी खुद की सरकार है, वो क्यों नहीं देते? तो यही सवाल आम आदमी पार्टी ने भी उठाया, यही सवाल देवेंद्र यादव भी उठा रहे हैं कि जब वो अपने संकल्प पत्र में कह सकते हैं कि भाई जो 900 का सिलेंडर है वो हम 500 का देंगे और दीपावली पे हम एक सिलेंडर फ्री देंगे, यानी कश्मीर वाला के वहां पर जो है वो ईद पर एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, यहाँ दिवाली पे मुफ्त मिलेगा। तो सवाल ये उठता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है और उनके अंडर में सारी चीजें, तो अब सिलेंडर के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं? उन्होंने कहा मुफ्त की रेवड़ियों की बात की बीजेपी ने कि हम मुफ्त की रेवड़ियां हैं तमाम तरीके की, आज वही मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणाएं कर रहे हैं। एक संकल्प पत्र लेकर आए, उसके बाद दूसरा संकल्प पत्र ले आए। तो जो तमाम की जो रेवड़ियों की जो बात हो रही थी वो तमाम पार्टियां कर रही थी कि मुफ्त की रेवड़ियां, लेकिन अब जब चुनाव आया तो चुनाव में सभी अपनी अपनी घोषणाएं कर रही है। यानी इस बार का जो चुनाव है वो काफी अलग चुनाव है। आपको याद होगा पिछली बार का जो चुनाव था वो पूरा बीजेपी ने ध्रुवीकरण का चुनाव लड़ा। आपको शाहीन बाग याद होगा, अमित शाह ने बयान दिया था कि यहाँ ऐसा बटन दबाना चाहिए कि शाहीन बाग तक आवाज आनी चाहिए। तो वो जो है शाहीन बाग, लेकिन इस बार का वो चुनाव की कांग्रेस दिल्ली में समझ चुकी है, दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें ये पता है कि जो दिल्ली के लोग हैं वो ध्रुवीकरण में इस बार नहीं आने वाले। तो नई जो एक तरीके से जो बीजेपी नई वो प्लानिंग लेकर आई है वो है कि आम आदमी पार्टी ने जो किया है उसी के हिसाब से उनको भी वो करना है। भाई आप पहले कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, लेकिन मानसी ये बताइए, मानसी आप सुन पा रही हो, ये बताइए कि राहुल गांधी को लेकर क्या वो घोषणाएं अभी तक कुछ और आने हैं, उनमें और कुछ ना कुछ घोषणा जानकारी है? मानसी तो राहुल गांधी की आप देख सकते हैं कि भीड़, फारूक एक बार थोड़ा भीड़ दिखाइए, भीड़ क्या किस तरह से राहुल गांधी को सुनने के लिए जो भीड़ आई हुई है, ये कई काफी दूर तक पब्लिक जो बैठी है पीछे से लेके आगे तक, ये सभी लोग, आपने लोगों से बात की तमाम तरीके की कि किस तरीके से लोगों ने राहुल गांधी को देखने के लिए आ रहे हैं। तो दिल्ली में ये एक नई शुरुआत है। पहले पिछले 2 चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही थी वो उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो एक तरीके से बहुत निराश थे, लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट खुद उस समय खुद अनिल भारद्वाज जो यहाँ से वर्तमान इस सीट पे जो प्रत्याशी हैं वो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं वहाँ दिल्ली के तमाम, जो देवेंद्र यादव है खुद वो बादली से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि कोई भी नेता जब उनको दिखे कि हारने का मामला लगे तो वो चुनावी मैदान में नहीं आते, कोई भी बड़ा नेता। लेकिन जब ये तमाम बड़े नेता हैं, जो हारून यूसुफ हैं जो दिल्ली सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनावी मैदान में, यानी इस बार जो कांग्रेस है वो अंदर से काफी उत्साहित है और यही उत्साह है वो कहीं ना कहीं उनका जो रिजल्ट में है वो परिवर्तन देखने को मिलेगा 8 फरवरी को। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जितने भी लोगों से हमने बात की सभी को बदलाव चाहिए और वो शीला दीक्षित की सरकार को याद करिए कि जब कांग्रेस थी तो उस दौरान कई विकास के मुद्दे सामने आए थे, कई योजनाएं लेकर आए थे और कई इससे दिल्ली की जनता को फायदा हुआ था, ना कि जो जिस तरीके से जो पार्टियां फ्री की रेवड़ी बांट रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी पर यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया, इस तरह की चीजें नहीं थी। लेकिन अब जो है इस बार चुनाव में ये चीजें नजर आने लगी। हम फिर से शीला दीक्षित की सरकार चाहिए, यानी कि कांग्रेस की सरकार चाहिए और यहाँ की जनता मांगती है कि विकास हो, रोजगार हो, ये सारे यहाँ की जनता के मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानसी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। प्रशांत जी जरा आपके पास आना चाहता हूं। इधर हम दिल्ली को कवर कर रहे हैं लगातार, वहां से हमारे सहयोगी जो कुछ चल रहा है ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बात यहां वही है कि दिल्ली में
कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कितना जनाधार क्या अभी भी बचा हुआ है, कितना क्या है? आप लगातार घूम रहे हैं, आप भी क्या दिखाई देता है दिल्ली में? है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो लोग होंगे वो कांग्रेस के समर्थक होंगे, लेकिन दिल्ली का चुनाव इस बार कुछ खास है। खास 2-3 मायनों में बहुत है। एक, पहली बार आम आदमी पार्टी के बनने के बाद पहली बार दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है, ट्रायंगुलर फाइट है यहां पे, एक बात। दूसरी बात कि इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछली 2 बार की तरीके से कि कांग्रेस ने लड़ने का मन बनाया। पिछली 2 बार कांग्रेस ने वॉकओवर दिए, ऑलमोस्ट बिना घोषित नहीं हुए, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की मैदान में मौजूदगी से लगा कि कांग्रेस पार्टी वॉकओवर दे रही है। इस बार कांग्रेस ने तय किया कि वॉकओवर नहीं देना है। उसका पहला जो संकेत आया जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न्यू दिल्ली सीट में शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को उतार दिया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। वहां से संकेत गया कि दिल्ली में चुनाव इस बार त्रिकोणीय होगा और कांग्रेस लड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि कांग्रेस को अब समझ में आया है, देर से ही सही, कि दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के रिवाइवल के लिए बहुत आवश्यक है नॉर्थ इंडिया में। तो कांग्रेस यहां पे दिल्ली का चुनाव इन 2 चीजों से लड़ रही है, 2 मंसूबों से। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जो नंबर ऑफ सीट की बात अभी हम नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता अभी, लेकिन यह बात तय है कि कांग्रेस का वोट शेयर यहां पे बढ़ेगा। अब वो वोट शेयर, जैसा शकील जी कह रहे थे कि बीजेपी का भी वो खींचेगी, अगर वो बढ़ता है वोट शेयर तो आम आदमी पार्टी का भी बढ़ता है। तो अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है तो दिल्ली का रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला होगा। फिर वो सारी जो डायग्राम बने हुए हैं, इक्वेशन बने हुए हैं, वो बिगड़ जाएंगे। और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी रही है, 3 बार लगातार शीला दीक्षित यहाँ से चुनाव जीत के मुख्यमंत्री रही है, लोग आज भी काम को याद करते हैं जी। इसलिए अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा, दिख रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत दिलचस्प रिजल्ट आएंगे सामने। जी राजीव जी, बिल्कुल, त्रिकोणीय मुकाबले में दिलचस्प रिजल्ट सामने आ सकते हैं। उधर से दिल्ली की बात हम कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव अब धीरे धीरे बहुत नजदीक आ रहा है। 5 तारीख को यानी 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और 8 फरवरी को दिल्ली का रिजल्ट सामने आएगा। और उसी 5 फरवरी को उधर नरेंद्र मोदी गंगा में डुबकी लगाएंगे, प्रयागराज में जाकर कुंभ मेले में, कुंभ है अभी चल रहा है आप जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये भी समझें हम। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। राहुल गांधी कितनी राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में, शकील जी? शकील जी की आवाज नहीं आ रही। शकील जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है कितनी राजनीति करते हुए नजर आते हैं यहाँ? जी आ रही है, अब आई? हेलो जी जी, आ रही आ रही। 1 मिनट, लेकिन जरा मानसी, 1 मिनट मानसी के पास चलते हैं। जरा मानसी कुछ खबर दे रहे हैं। मानसी, क्या कुछ है आपके पास? अब तक आ रहे हैं राहुल गांधी। जी राजीव जी, इकरार जी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। जी राजीव जी, जैसा कि पूर्व अनुमान था और आपने मेरे से सुबह कहा था टेलीफोनिक में कि शायद राहुल गांधी ना आए, वही हुआ है। राहुल गांधी बीमार हैं, वो इस सभा में नहीं आ पाएंगे। अभी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने इस बात की घोषणा की है और उन्होंने उनका एक मैसेज पढ़ के सुनाया है कि राहुल गांधी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए वो आज इस मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। आप देखिए कि राहुल गांधी नहीं आने के बाद ये लोग जो है वो उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। तो ये जो क्रेज है वो दरअसल राहुल गांधी के लिए था,
जैसे ही देवेंद्र यादव ने लोगों को संबोधित किया, उन्होंने अपना पूरा भाषण दिया। भाषण देने के बाद में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तबीयत खराब थी और राहुल गांधी इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। वो पूरा उनका जो भाषण है वो पढ़ के सुना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बोलते ही आप देखिए कि सभा की समाप्ति भी हो गई है, क्योंकि जैसा आपकी और आपने मेरे से सुबह कहा था कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है, शायद वो ना आए, तो वही बात हुई जो आपने कहा था कि राहुल गांधी सभा में नहीं आए। लेकिन जो राहुल गांधी को सुनने के लिए जो लोग आए थे, आप देख सकते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को बोलने का मौका दिया गया है। दरअसल जब ये ऐलान हुआ कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं तो लोग मायूस होकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अब इमरान प्रतापगढ़ी को मंच सौंपा गया है। अब वो जो है अपने शेरो शायरी वाले अंदाज से पब्लिक को जो है वो बांधने की कोशिश करेंगे। तो तमाम तरीके की जो बातें थी, जो राहुल गांधी की तबीयत खराब थी, वो नहीं आ रहे हैं। राजीव जी, हाँ बिल्कुल मुझे भी अनुमान था ऐसा। गांधी का स्वास्थ्य खराब हो चुका, अब नहीं आ पाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मानसी आपका भी और इकरार जी आपका भी। और लगातार आप लोग कवर कर रहे हैं, दिल्ली को कवर कर रहे हैं, दिल्ली में जो कुछ चल रहा है उसको कवर कर रहे हैं। शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी की तबीयत के बारे में सुबह से चर्चा थी कि तबीयत उनकी ज्यादा खराब है क्या, और वो शायद ही आए। ये बात मैं अपने इन दोनों सहयोगियों को पहले बता चुका था, लेकिन हुआ यही। आपके पास क्या कुछ खबर है और कितनी राजनीति यहां चल रही है, आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है दिल्ली में? शकील जी। राहुल को कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्थगित करना पड़े तबीयत खराब होने की वजह से। पहले उन्हें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से पदयात्रा शुरू करना थी वाल्मीकि मंदिर से, वो नहीं कर पाए। उसके अलावा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था, नेशनल प्रोग्राम था सबसे बड़ा बेलगावी का, वहां पे रैली का, वहां पे भी वो नहीं जा पाए। लेकिन राहुल ने फिर भी प्रोग्राम दिया था कि अगर स्थिति ठीक रही तो उन्होंने कहा था मैं आऊंगा। लेकिन सब कुछ आपको मालूम है कि नेता की मर्जी पे नहीं होता है, डॉक्टर की और पार्टी के दूसरे लोगों की भी मर्जी होती है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो वही हुआ। आखिर राहुल ने आखिरी तक राहुल का प्रोग्राम का कांग्रेस घोषणा करती रही और लास्ट में उसको रोका गया। लेकिन ये जो है माहौल जो है कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर बना दिया है, और अब उस माहौल को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की है। अगर दिल्ली के नेता और कार्यकर्ता वो माहौल को बनाए रखेंगे तो निश्चित ही रूप से कांग्रेस जो है दिल्ली में अच्छा करेगी। लेकिन साथ में एक बात और है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो दिल्ली की CWC हुई थी उसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही थी और बहुत जरूरी बात थी वो। उन्होंने कई पार्टी की कमियां गिनाई थी, कई अपनी बातें बताई थी कि इस वजह से, और साथ में कहा था कि जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, उसको बनाने के मामले में भी हम अक्सर कमजोर रहते हैं। और वो बहुत सही बात है कि कांग्रेस के अंदर जो प्रोग्राम बनते हैं, कार्यक्रम बनते हैं, रणनीति बनती है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो कोई बहुत योजनाबद्ध तरीके से काफी दिनों से हो नहीं पा रहा है। तो अगर आज राहुल का प्रोग्राम कांग्रेस नहीं देती तो ये ज्यादा बेहतर था। इस तरह से लास्ट मिनट में वो कैंसिल करने से जनता में मैसेज खराब जाता है, और जो कांग्रेस के विरोधी दल है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, उन्हें मौका मिलता है। तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस को पहले देखना था, सोचना था, और बात करके अगर थोड़ा पहले ही वो घोषणा कर देती तो बेहतर होता। जितने लोग आते उतने आते, जितने लोग सुनते उतना सुनते। लेकिन अब क्यों नहीं कर पाए, कैसे नहीं कर पाए, वो बहुत सारे मुद्दे हैं। पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी चीजों को देखती है, चलती है, बहुत सारे स्तर पे निर्णय होते हैं। लेकिन ये इस बात को हमें लगता है कांग्रेस अब ध्यान में रखेगी अपने, कि ऐसी गलतियां न हो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। राहुल की तबीयत जब ठीक हो तभी उन्हें लाया जाए। प्रियंका गांधी है, उन्होंने वहां बेलगावी में बहुत अच्छा रोल अदा किया था, राहुल का भी और अपना भी। खुद खड़गे जी हैं, उन्हें सुनने बहुत लोग आते हैं। खड़गे जी जब अध्यक्ष बने थे तो लोग सोचते थे कि ये ऑडियंस को नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन खड़गे जी आज कांग्रेस के स्टार कैंपेनर बने हुए हैं। जहां भी जाते हैं लोग उन्हें सुनने बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। उनके भाषण भी बहुत दिलचस्प होते हैं, उसमें कंटेंट भी होता है, उसमें व्यंग्य भी होता है, उसमें स्टाइल भी होती है। तो कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है, नए नेताओं को उसको सामने लाना चाहिए। और दिल्ली का चुनाव जो है अब वो जहां तक ले आई है,
उससे पीछे वो जा नहीं सकती है, इसलिए उसे आगे ही जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन की कीमत पे चुनाव यहां तक आया है। बाकी जो दल है इंडिया गठबंधन के, उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। राहुल ने बहुत खुल के जो पहली मीटिंग की सीलमपुर की, उसमें अरविंद केजरीवाल पे हमले किए, बिल्कुल वैसे ही तीखे हमले जैसे वो मोदी पे करते हैं, दोनों का नाम ले लेके 6-7 बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। तो इसलिए कांग्रेस को ये चुनाव उसी दमखम से लड़ना है और तभी वो एक देश में मैसेज दे पाएगी। जैसा कि अभी प्रशांत जी कह रहे थे, बहुत ठीक बात कह रहे थे कि नॉर्थ इंडिया में पूरा मैसेज जाएगा, और केवल नॉर्थ इंडिया में नहीं, पूरे देश में मैसेज जाता है। देखिए दिल्ली का चुनाव ऐसा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव से, चुनाव से, ये तो विधानसभा का चुनाव है। डीयू के चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो वहां से मैसेज जाता है। तो डीयू का चुनाव जब इतना इंपॉर्टेंट है तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट होगा। एक बात और हम यह कह दें, वो बात है फ्रीबीज की, खैरात जिसे कहते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दिया है मुफ्त की रेवड़ी। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ने का सारे दलों ने एक मत होकर फैसला किया था, और वो चीज थी मेट्रो, कि मेट्रो में हम रियायती टिकट नहीं देंगे, मेट्रो में हम किसी को फ्री यात्रा नहीं कराएंगे। इसलिए मेट्रो में जो पुलिस वाला भी है, दिल्ली पुलिस वाला जो हर जगह फ्री चलता है, या कोई पुलिस वाला चलता है, हर राज्य में अपने अपने पुलिस वाले चलते हैं, वो मेट्रो में टिकट लेके ही चलता है। मेट्रो में कोई फ्री नहीं है। सीआईएसएफ का वही आदमी जो उस टाइम ड्यूटी पे हो वही चल सकता है, बाकी कोई नहीं चल सकता। अब बीजेपी ने घोषणा कर दी कि मेट्रो में हम कंसेशन देंगे, मेट्रो में हम रियायती दरों पर टिकट इशू करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। बीजेपी केंद्र में सरकार चला रही है, उसे देखना चाहिए कि अगर वो मेट्रो को भी इसमें ले आई, मेट्रो का बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, मेट्रो भी अभी भी मुनाफे में नहीं चल पा रही है। मेट्रो ने पिछले 10 साल में मोदी जी के आने के बाद 3 बार किराए बढ़ाए हैं, और लोगों ने मेट्रो में चलना कम कर दिया है। दिल्ली की बसें डीटीसी की आज भी 5 रुपए में यात्री को ले जा रही है, और यहाँ मिनिमम किराया 12 से लेके 15 रुपए तक है। अलग अलग टाइम के हिसाब से निर्भर करता है कि सुबह और शाम को आप सफर करेंगे तो किराया ज्यादा होता है, 12 और 2 बजे के आसपास थोड़ा किराया कम होता है। तो अभी जो गरीब लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, वो अभी भी बस में सफर करना प्रेफर करते हैं कि 5 रुपए में उनका काम चल जाता है। तो मेट्रो को किसी भी, मेट्रो का विस्तार ही बहुत होना है, तो मेट्रो अभी उस स्थिति में नहीं है, और मेट्रो के लिए पहले ही तय हो चुका था कि मेट्रो को इससे हम दूर रखेंगे, मेट्रो में कोई फ्री नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेट्रो और बस और बाकी ये सब फ्रीबीज और इन सब पे चर्चा और भी हम बहुत करेंगे आने वाले समय में। दिल्ली चुनाव को लेके राहुल गांधी की आज एक जनसभा थी दिल्ली में ही, सदर बाजार में वो जनसभा चल रही है, लेकिन राहुल गांधी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए वो उस सभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। कल राहुल गांधी को बेलगावी में होना चाहिए था, लेकिन वहां भी वो नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत कल भी खराब थी। 20 तारीख से राहुल गांधी, और खासकर 18 तारीख को जब राहुल पटना पहुंचे थे, तब से उनकी तबीयत खराब थी। पटना में भी जब वो भाषण दे रहे थे तो उनके गले से आवाज उस ढंग से नहीं निकल पा रही थी, और उसके बाद से वो वापस दिल्ली लौट के आए हैं और उनकी तबीयत लगातार खराब है। आज 22 तारीख है, तो ये आप मान के चलिए कि पिछले 4 दिनों से राहुल गांधी की तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आज उम्मीद थी कि राहुल की तबीयत ठीक होगी और वो पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाए। हेमंत जी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहूंगा। हेमंत जी, आप सुन रहे होंगे राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार थोड़ा सा, चूंकि आप पटना में हैं इसलिए थोड़ी सी चर्चा बिहार की और एक बार करना चाहता हूं। जीतन राम मांझी ने पलटी क्यों मार ली हेमंत जी? मैंने राजीव जी, मैंने पहले ही कहा था कि जीतन राम मांझी नए मौसम वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने मौसम का मिजाज भाप लिया है। और ये मैंने बताया कि जो पहले जो बिहार विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर के, एक तो है कि उनको सीट शेयरिंग को लेकर के अभी दबाव बनाना चाहते हैं, और जो अंदर खाने की खबर है कि उनका मिजाज अब बदल रहा है। वो चाहते हैं कि अब नए गठबंधन में वो शामिल हो, उस गठबंधन में रहे भी है पहले वो, तो वो एक इस आधार पर उनकी जो पूरी जो चाल है वो इसी को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। और इसको लेकर उनको अपने बेटे से भी मतभेद है। पहले तो ये लगा था कि शायद पिता पुत्र दोनों मिलकर कोई गेम कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेरी जानकारी है कि पिता से पुत्र का इस मामले को लेकर के मतभेद है, और ये अभी रिजॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जीतन राम मांझी
झुके हुए हैं इधर महागठबंधन की ओर, और लालू जी से उनका लालू जी के से उनके अवसर पर बातचीत हुई है। तो इसको लेकर के ये है कि जीतन राम मांझी का जो पूरा ये उन्होंने जो उनका जो मूव है, वो मूव जो है वो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक है। उनको ये लग सकता है कि एक एलाइज अगर उधर चला जाता है, जैसे कि पारस जी चले गए, तो पारस जी भले ही बहुत ताकतवर नहीं हो, लेकिन परसेप्शन के लिहाज से वो परसेप्शन तो बना ही देंगे, क्योंकि पारस जी बहुत मजबूत ना हो, लेकिन उनकी कदकाठी जो है वो राजनीति में वो मिटाने वाली नहीं है। और जीतन राम मांझी का जो यह मूव है, यह भी बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि चिंताजनक है। और जो कुछ बोल रहे हैं उसमें साफ साफ है कि चीजें जल्दी रिजॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि ये जो पूरा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जो रवैया है, उस रवैये से इनको लग रहा है कि जब नीतीश जी को बहुत भाव नहीं मिल रहा, तो हमको कितना भाव मिलेगा ये तो समझ में आता ही है। इसमें अभी पिछले दिनों बहुत पुरानी बात नहीं है, एक नेता ने, बीजेपी के किसी नेता ने कहा था कि जीतन राम मांझी जी एक जिले के नेता हैं, यानी कि गया जिले के नेता हैं, वो पूरे बिहार के नेता नहीं है। हालांकि वो बहुत बीजेपी के बहुत कोई टॉप लीडर नहीं थे, लेकिन वो जो भी जिस किसी ने कहा उसके बचाव में किसी ने नहीं कहा या किसी ने उसकी निंदा नहीं की। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि जीतन राम मांझी जो कुछ कर रहे हैं वो नीतीश जी का नजीर उनके सामने है, कि नीतीश जी को लेकर के अभी बीजेपी बहुत सख्त है, कोई भाव देती हुई दिख नहीं रही है। उसका शीर्ष नेतृत्व जो है वो जेडीयू में ही एक तरह से खेमे बनाने में लगा हुआ है, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि संजय झा एक खेमा को लीड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी को भी लग रहा है कि अगर नीतीश जी को भाव नहीं मिल रहा है तो मुझे भी बहुत अधिक भाव नहीं मिलेगा, इसलिए वो अभी चाहते हैं कि थोड़ा खींचतान किया जाए। अब इसमें है कि चुनाव का तो अभी टाइम है, लेकिन ये अभी इसमें कितना इनको जीतन राम मांझी को मनाने के लिए बीजेपी की ओर से क्या किया जाता है कि ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के कौन नेता आगे बढ़ करके कुछ कहता है। पिछली बार आपने देखा होगा कि जब वो नाराज हुए थे तो सम्राट चौधरी उनके घर पर मिलने के लिए गए हुए थे जीतन राम मांझी के घर पर। तो और खास करके जब ये मोदी जी की तीसरी पारी शुरू होने वाली थी, तो उस समय ये लग रहा था कि कैसे सभी एलायंस को जोड़े रखना है। तो उस लिहाज से ये खबर आई कि जीतन राम मांझी पर आरजेडी डोरे डाल रहा है, तो उसमें तत्काल पहुंच गए थे, वो पवन जायसवाल गए थे और सम्राट चौधरी पहुंच गए थे, ऐसे कई और नेता पहुंच गए थे उनके घर पर बल्कि कैंप कर रहे थे लोग। अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बीजेपी का नेता कुछ जीतन राम मांझी को लेकर के कोई सकारात्मक बात बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी सकारात्मक बात जीतन राम मांझी को लेकर कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी यहां पर खटपट है, घमासान है अंदर खाने बिहार में, और बिहार से धीरे धीरे खबरें, चूंकि समय है अभी चुनाव में, बिहार के चुनाव में, उससे पहले आप ये तय मानिए कि वहां बहुत कुछ होने जा रहा है। और उससे पहले अब बजट सेशन है, एक दबाव की राजनीति नीतीश बाबू भी करेंगे। और थोड़ा सा एक छोटा कमेंट, अमलेंदु उपाध्याय जी, दिल्ली से लेकर बिहार तक आपका नजरिया। अमलेंदु जी, देखिए राजीव, दिल्ली में तो मामला खुलता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि दिल्ली में लड़ाई जो है तो बीजेपी पीछे होती चली जा रही है, लड़ाई सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होती जा रही है। धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा ये चीजें और स्पष्ट होती जाएंगी, मुझको ऐसा लगता है। क्योंकि लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं तो दिल्ली में ऐसा साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि राहुल गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से उनके कार्यक्रम स्थगित होने लगा था, और लेकिन संदीप दीक्षित को शायद अंदाजा ठीक है, उन्होंने पहले कह दिया था कि 26 जनवरी के बाद कार्यक्रम राहुल गांधी का लगेगा। तो जो उनका गले का इन्फेक्शन है राहुल गांधी का, उसकी वजह से वहां दिक्कतें आ रही हैं उनको कार्यक्रम में जाने की, वो है। लेकिन राजीव जी, बिहार बहुत ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। जीतन राम मांझी का बार बार पलटना, और ये पलटने में जो है नीतीश कुमार को टक्कर देने लग रहे हैं। यानी अब टक्कर जो है वो एनडीए में देखा जाए तो जीतन राम मांझी और क्या नीतीश कुमार के बीच चल रही है पलटने को अगर देखा जाए तो, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं लगते जीतन राम मांझी पलट जाते हैं। तो बिहार में जो चल रहा है राजीव जी, ये केंद्र पे भी इसका प्रभाव निश्चित तौर पर देखा जाएगा। आपको याद होगा जीतन राम मांझी पे कुछ दिनों इंडिया गठबंधन में भी थे, फिर ये भी निकल कर चले गए थे, आखिर में एनडीए में चले गए थे। तो आना जाना इनका भी लगा रहता है, अपने मांझी साहब का और नीतीश कुमार का भी आना जाना लगा रहता है। तो दोनों ही मौसम वैज्ञानिक है, तो अब देखना यह है कि मौसम की असली जानकारी किसके पास है, जीतन राम मांझी के कि नीतीश कुमार के, या दोनों के पास सही जानकारी है, दोनों सही समय पर पलटा मारेंगे।
लेकिन बिहार में राजीव जी होना बड़ा खेल है, और भारतीय जनता पार्टी पशोपेश में है कि वो असल में खेल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन खेल हो रहा है खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब वो खेल करना चाहती है कभी नीतीश के साथ, कभी चिराग पासवान के साथ, कभी मांझी के साथ, कभी पशुपति पारस के साथ, लेकिन इतने लोगों के साथ खेल किए बीजेपी ने कि सब जो है बीजेपी के साथ खेल करना चाहते हैं। यानी सबको लग रहा है कि ये मौका सही है जब मोदी जी से और बीजेपी से सारे हिसाब किताब चुकता कर लिए जाए, क्योंकि फिर ये मौका अगर चूक गए तो फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। तो सब इस मौके की तलाश में है कि मोदी जी से बीजेपी से जो 10 साल के सारे हिसाब किताब चुकता किए जाए। तो ये सारे 10 साल के हिसाब किताब चुकता करने के लिए पशुपतिनाथ पारस भी लगे हुए हैं, जीतन राम मांझी भी लगे हुए हैं, नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं। बस सही समय का और सही मौके का जो है वो इंतजार शायद सब कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जी प्रशांत जी, क्या ये हिसाब किताब चुकता करने का वक्त आ गया है इन तमाम एनडीए के घटक दलों के बीच? देखिए, अभी जो हम देख रहे हैं राजीव जी, वो ये है कि क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है कि टेंट आज यहां से फट गया तो यहां पे बंद लगाओ, टेंट वहां से फट गया तो वहां कुछ लगाओ, ये यहां से गिर गया तो यहां पे बांस लगाओ, बल्ली लगाओ। एक क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है कि नीतीश कुमार ने ये बोल दिया तो अब उनको फोन करो, अब जीतन राम मांझी ने ये बोल दिया तो उनको फुसलाओ कि वो दूसरा बयान दें, हैदराबाद में कुछ हो गया तो अमित शाह वहां जाएंगे, बात करेंगे। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब है कि क्राइसिस तो है, मैनेजमेंट कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये हम इलेक्शन जब और करीब आएगा तो देखेंगे कि वो मैनेजमेंट कितना हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक क्राइसिस मैनेजमेंट चल रहा है कि कुछ बोले लालू प्रसाद यादव, कुछ बोले नीतीश कुमार, फिर आप चिराग पासवान को कहो कि आप मीडिया में ये बयान दो। तो ये काफी कुछ चल रहा है जिसको कहते हैं ना आग बुझाने वाला काम। तो आग बुझाने का काम अगर लगा हुआ है, दमकल जा रही है बार बार, तो आग तो लग रही है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये आग जो है वो लगी हुई है और एक क्राइसिस मैनेजमेंट भी यहां हम देख रहे हैं, और साथ साथ नीतीश बाबू और ये पूरा का पूरा कुनबा, खासकर बिहार का वो कुनबा, बहुत कुछ करने के लिए बेताब बैठा हुआ है, ये भी दिखाई देता है। बात करेंगे इन सब पे आने वाले समय में, लेकिन आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हेमंत जी आपका, अमलेंदु जी आपका, प्रशांत जी और शकील जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े, अपनी बात अपने विचार आप लोगों ने रखे, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।